कल हमने आपको राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत या निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाया था और कितने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये आपको बताया था, किस अनुच्छेद में क्या लिखा है ये बताया था 36 से लेकर के 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में बताया था हमने आपको। वस्तुतः अगर हमें सिर्फ प्री के हिसाब से पढ़ाना होता तो जितना बता दिया था उतना पर्याप्त बता दिया था, और चूँकि आपकी पढ़ाई इस तरीके की होनी चाहिए एक साथ कि जिसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू सब कवर होता रहे, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे जो प्री के साथ साथ मेंस के लिए ज़्यादा उपयोगी होंगी। सबसे पहले तो हम आते हैं कि वास्तव में मूलाधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में अंतर क्या है, और जो मुख्य अंतर है, कुछ तो अंतर ऐसे ही हैं सामान्य जिनका कोई मतलब नहीं होता, आप किताबों में पढ़ेंगे कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और मूलाधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, मूलाधिकार भाग 3 में हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भाग 4 में हैं। ये सब अंतर हैं लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण 4-5 अंतर हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है, जो सबसे पहला अंतर है वो ये है कि मूलाधिकार जो हैं वो न्याय योग्य हैं। कैसे हैं? न्याय योग्य हैं, वाद योग्य हैं, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो आर्टिकल 37 में सीधे लिखा गया है कि ये न्याय योग्य नहीं है। सीधा सा अर्थ ये है कि अगर राज्य के द्वारा या जो व्यक्तियों के विरुद्ध मूलाधिकार प्रदान किए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है राज्य के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, तो आपके पास आर्टिकल 32 और 226 का सुरक्षा कवच आपको प्राप्त है। आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट की शरण ले सकते हैं, और न्यायालयों को अधिकार है कि वो 5 रिट जारी करके आपके मूलाधिकारों के उल्लंघन को रोके। लेकिन ये जो हैं वाद योग्य नहीं हैं, अर्थात अगर राज्य किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा या नहीं करता है तो आप इसके विरुद्ध न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 32 या 226 जैसा सुरक्षा कवच इनको प्राप्त नहीं है। इसीलिए बहुत सारी आलोचनाएं भी की जाती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, हम आपको बाद में बताएंगे, और चूँकि इनको सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, इसलिए बहुत सारे आलोचक हैं जिन्होंने बहुत कुछ इनके बारे में कहा भी है। जैसे एक हैं नसीरुद्दीन, इन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं वो नूतन वर्ष के पहले दिन की गई प्रतिज्ञाएं या प्रण के समान हैं जिसे जनवरी के अगले ही दिन भुला दिया जाता है। हम लोग नए साल पर बहुत सारी प्रतिज्ञाएं करते हैं लेकिन वास्तव में हम बहुत जल्दी उनको भूल जाते हैं। उसी के संदर्भ में उन्होंने ये कहा था। ये किसने कहा था? नसीरुद्दीन ने कहा था। इसी तरीके से केटी शाह ने इन्हें पवित्र इच्छाएं कहते हुए ये कहा कि वास्तव में जो राज्य के नीति के निदेशक तत्व हैं यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। किसने कहा? केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है। किसने कहा? केटी शाह ने कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम आलोचनाओं के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का बहुत महत्व है। भले ही ये
न्याय योग्य ना हों, लेकिन इनके पीछे जनमत रहता है, इनके पीछे जनमत रहता है, सरकार पर इनका दबाव रहता है। और सरकार जब अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक नीतियाँ बनाती हैं, या सरकार के अभी तक के कार्य देखे जाएँ स्वतंत्रता के बाद, तो उसके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनकी प्रेरणा सरकार ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ली है। चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, चाहे वो तमाम भूमि सुधार कानून हो, चाहे वो गोवंश के वध को रोकने के प्रयास हों, चाहे वो मनरेगा हो, या वो तमाम कानून जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, वो तमाम योजनाएं जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, वो सब इसलिए सरकार ला सकी है क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते थे, सरकार को निर्देशित करते थे कि वो ऐसा करें, और सरकार ने ऐसा किया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इनके बीच, वास्तव में जो डायरेक्टिव जो मूलाधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी उन पर आपने देखा होगा, आपने बताया था कि युक्त युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, कम किया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, अभी तक की जो संवैधानिक व्यवस्था, जो न्यायिक व्याख्या है, तो आप कह सकते हैं कि इन पर इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट की श्रेणी में है ये। तीसरी सबसे चीज़ ये है कि ये जो मूलाधिकार हैं वो एक तरीके से नकारात्मक अधिकार हैं। मूलाधिकार राज्य को बहुत कुछ ना करने की सलाह देते हैं, राज्य को रोकते हैं कि राज्य ये नहीं करेगा, राज्य वो नहीं करेगा। और ये कैसे हैं? ये सकारात्मक अधिकार हैं। ये कैसे अधिकार हैं? ये सकारात्मक अधिकार हैं, और ये राज्य को बहुत कुछ करने का निर्देश देते हैं। और जो राज्य करता है वास्तव में सकारात्मक चीज़ें करता है, बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें राज्य करता है। हम कहते हैं मनरेगा क्या है? सकारात्मक काम है। अगर सरकार मिनिमम वेजेज एक्ट बना रही है या कुटीर उद्योगों की स्थापना कर रही है, तो ये सब क्या है? ये सब सकारात्मक कार्य हैं। और एक जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है, जिसको आपको बहुत अच्छी से समझना है, जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन न्याय? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। जो मूलाधिकार हैं वो वास्तव में राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं। मूलाधिकार राजनीतिक न्याय की स्थापना करते हैं, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूलाधिकार जो हैं वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है, प्री में भी बहुत पूछा जाता है ये। और जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये सामाजिक और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सामाजिक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो सामाजिक और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो जो है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। दूसरे शब्दों में ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। हमने कल भी बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य वो राज्य होता है जो अपनी अधिकतम जनसंख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करता है, वो लोक कल्याणकारी राज्य होता है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जिस न्याय की बात कही गई है उसके एक पार्ट की स्थापना मूलाधिकार करते हैं, और बाकी जो 2 बचते हैं उसकी स्थापना डायरेक्टिव प्रिंसिपल करते हैं। और इसलिए वास्तव में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ये मूलाधिकार वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं।
वास्तव में एक दूसरे क्या हैं, पूरक हैं। एक और महत्वपूर्ण अंतर है जिसको आप कह सकते हैं, रख सकते हैं इसमें, और वो ये है कि ये जो हैं मूलाधिकार वो व्यक्तिगत हितों की पूर्ति करते हैं, और जबकि ये जो हैं सामूहिक या सामाजिक हितों की पूर्ति करते हैं। ये जो हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, ये सामाजिक और सामूहिक हितों की पूर्ति करते हैं। आप और भी कई सारे अंतर ढूंढ सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मूलाधिकार के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में। अगर आपका अवधारणात्मक रूप से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आप भी बहुत सारे अंतर खोज सकते हैं। जितना क्वेश्चन में लिखने के लिए आए उतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद जो आता है, अंतर के बाद जो आता है, वो थोड़ा हम ये बताएं कि वास्तव में इनका इतना महत्व क्यों है। वास्तव में महत्व को अलग से बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए आपसे कि नीति निषेध तत्वों का महत्व क्या है, जब कोई इसको जनवरी के प्रथम दिन की जाने वाली प्रतिज्ञा या प्रण कह करके उनके महत्व को कम कर रहा है, कोई बैंक द्वारा अपनी इच्छा से अदा की जाने वाली चेक कह रहा है, फिर भी आखिर इनका इतना महत्व क्यों है। इनमें कुछ न कुछ तो ऐसा है ही जिनकी वजह से इनका महत्व बना हुआ है। तो सबसे पहले जब आप उनका अध्ययन करेंगे सारे अनुच्छेदों का, तो आपको खुद ब खुद महत्व पता चल जाएगा। और बहुत सारे विद्वान ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी कहा है। कुछ लोगों ने आलोचना की, जैसा कि मैंने पहले बताया था। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि चूंकि ये लागू नहीं हो सकते न्यायालय द्वारा, इसलिए मात्र ये नैतिक उपदेश से कुछ अधिक नहीं है, नैतिक उपदेश से कुछ अधिक नहीं है। किसी ने ये कहा कि ये क्या हैं, अव्यवहारिक हैं। ये क्या हैं, अव्यवहारिक हैं। राज्य के संसाधनों पर जो है ये बोझ है अनावश्यक। किसी ने कहा कि ये मूलाधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच में टकराव उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से तमाम बातें कह करके इनकी आलोचना की गई और इनको निरर्थक बताया गया। लेकिन केसी वियर ने कहा था कि ये वास्तव में लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र हैं। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र हैं। किसने कहा था? केसी वियर। केसी वियर ने कहा था कि ये जो हैं लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का जो है वो घोषणा पत्र हैं। वस्तुतः अगर देखा जाए तो चूँकि
इनका सहारा लेकर के सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनसे हमारे देश के विकास को गति मिली है। सामाजिक आर्थिक असमानता कम हुई है, क्षेत्रीय असमानता कम हुई है। जो अंत्योदय का सिद्धांत था उस पर चल करके देश की बहुसंख्यक जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ा गया है। और अगर आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या है और उसको लागू करने के लिए क्या क्या सरकार ने किया, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। आपको लगेगा कि वास्तव में कितना महत्व है। फिर भी 4-5 चीज़ें मैं और आपको बताता हूँ कि जिनकी वजह से वास्तव में ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे, एक तो वास्तव में ये राज्य के या जो हमारी सरकारें हैं उनके मूल्यांकन का क्या है, आधार हैं। सरकारें आती हैं, 5 साल के लिए रहती हैं, उससे अधिक साल के लिए रहती हैं। वास्तव में सरकारों ने अपने अवधि में क्या किया और क्या नहीं किया, इसका सबसे अच्छा मूल्यांकन आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सरकार से जो अपेक्षाएं की गई हैं उनके आधार पर कर सकते हैं कि किन अपेक्षाओं को सरकार ने पूरा किया और किन अपेक्षाओं को सरकार ने पूरा नहीं किया। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये राज्य या सरकारों के जो है वो मूल्यांकन का आधार हैं। जो हमारे राज्यों की सरकारें, स्टेट्स जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, इनके लिए वास्तव में ये एक प्रकाश स्तंभ की भांति काम करते हैं। उन्हें रास्ता दिखाते हैं, सबको दिशा देते हैं। एक तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप देखेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो अगर हम विभिन्न राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन घोषणा पत्रों का अगर हम इंटीग्रेशन करें, मिलाएं, तो आप देखेंगे कि उन घोषणा पत्रों में कुछ और नहीं बल्कि ज़्यादातर वही बातें होती हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी हुई हैं। ज़्यादातर वही बातें होती हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखी हुई हैं। आप देखेंगे कि जब न्यायालय विभिन्न विषयों पर अपने निर्णय दे रहे होते हैं, सुनवाई दे रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि संविधान की व्याख्या को लेकर के कई मत हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर संविधान की व्याख्या की गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान की व्याख्या में सहायक हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी उद्देशिका में जो हमारे उद्देश्य बताए गए हैं उनकी पूर्ति में क्या हैं, ये सहायक हैं। न्यायालय कई बार विभिन्न केसों की सुनवाई कर रहे होते हैं, संविधान की व्याख्या नहीं, अन्य केसों की सुनवाई कर रहे होते हैं। कई बार आप देखेंगे तो वो जो निर्णय देते हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे जो प्रेरणा होती है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की होती है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वास्तव में नटशेल में कहा जाए तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र या सामाजिक या और आर्थिक न्याय की स्थापना कर भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। ये राज्यों के मित्र हैं, ये राज्यों के दार्शनिक हैं और ये राज्यों के मार्गदर्शक हैं। जो हमारी सरकारें हैं मार्गदर्शक हैं, पथ प्रदर्शक हैं। ये उस दिशा की ओर संकेत करते हैं जिस दिशा की तरफ हमें चलना है। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दिशा देते हैं कि आपको किस तरफ चलना है। और भी महत्व है, बाकी आप अनुच्छेदों से सोचिएगा, हर अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और उसमें कही गई बात महत्वपूर्ण है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है। हम तो कुछ वो बातें बता रहे हैं जो थोड़ा सब्जेक्टिव हैं। तो आप जानते हैं कि जो मित्र होता है, जो दार्शनिक होता है, जो पथ प्रदर्शक होता है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अब इससे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है।
इस तरीके से आप कहेंगे कि चाहे जिस रूप में हम इनका मूल्यांकन करें, भले ही हम नैतिक आदर्श के रूप में कहें, भले ही हम कुछ भी कहें इनके लिए, लेकिन वास्तव में ये शासन के लिए मूलभूत हैं और ये वास्तव में सरकारों के लिए प्राणवायु का काम करते हैं। और हमारे लिए तो करते ही करते हैं। एक और जो बात इसी के संबंध में हमें आपको बतानी है, अंतर तो आपने समझ लिया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और मूलाधिकारों में मुख्य रूप से अंतर क्या है, लेकिन थोड़ा हम ये भी देख लें कि वास्तव में अंतर के साथ साथ इनके बीच का जो अंतर्द्वंद है, इनके बीच का जो अंतर्द्वंद है या जो कभी कभी टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, विभिन्न सरकारों के दृष्टिकोण भिन्न भिन्न रहे हैं मूलाधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के संबंध में। इसलिए वास्तव में जो चूँकि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार आर्टिकल 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया और समय समय पर चूँकि सरकारों की सोच अलग अलग रही, इसलिए सरकार ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके बीच में टकराव उत्पन्न हुआ और टकराव के बाद वास्तव में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और इनके और मूलाधिकारों के बीच का जो अंतर संबंध है उसकी आज स्थिति क्या है, इसे भी समझना बहुत आवश्यक है। वस्तुतः चूँकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आप उनको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये तो सब अगर हो जाए तो राम राज्य आ जाए, आदर्श राज्य आ जाए, बहुत अच्छा जीवन हो जाए, लेकिन वो सब हो नहीं सका है और इतनी जल्दी होना भी मुश्किल है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं और समस्याएं असीमित हैं। आपको हमने एक मैटर बताया था, वाद बताया था, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन का मामला था 1951 में। इस वाद में हम संक्षेप में यहाँ बस इतना बताएंगे कि इस वाद में जो निर्णय हुए थे उनका निष्कर्ष ये था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट पर वरीयता नहीं दी जाएगी, यानी दूसरे शब्दों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही प्राथमिक रूप से रहेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्राथमिक रूप से रहेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भूमिका सहायक की ही होगी, यानी प्रथम स्थान इन्हीं का रहेगा, द्वितीय स्थान इनका रहेगा। बल्कि द्वितीय स्थान ना कह करके हम ये कह सकते हैं कि सीधी सी बात ये थी कि कोर्ट की व्याख्या ये थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स पर वरीयता नहीं दी जा सकती, प्राथमिक स्थान इन्हीं का रहेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक तरीके से सहायक की भूमिका में रहेंगे। इसके बाद चूँकि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कह दिया गया कि सरकार मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो स्वाभाविक रूप से जब था कि सरकार मूलाधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, तो एक तरीके से ये भी यही इशारा कर रहे थे कि प्राथमिकता किसको प्राप्त रहेगी, इन्हीं को प्राप्त रहेगी, मूलाधिकारों को। आप जानते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वाद के बाद 24वां संविधान संशोधन किया गया, 25वां संविधान संशोधन किया गया और
जो 25वां संविधान संशोधन था उसमें ये कहा गया कि वास्तव में कहा यह गया कि अगर किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल से संबंधित किसी ऐसे प्रावधान को जो भारत में समाजवादी समाज की स्थापना करते हैं, जैसे कि 39 खा यानी बी और 39 गा यानी सी। आप जानते हैं कि 39 खा में क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया था कि 39 खा में क्या है कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का नियंत्रण एवं स्वामित्व, कंट्रोल एंड ऑनरशिप इस प्रकार बटा होगा कि समुदाय के सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन हो, सर्वोत्तम कल्याण हो। ये किस में कहा गया है? 39 खा में कहा गया। और 39 गा में क्या था? हमने आपको बताया था कि राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा, राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। ये दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। और आप जानते हैं कि ये दोनों ही जो अनुच्छेद हैं ये वास्तव में करते हैं सामाजिक न्याय की स्थापना, समाजवादी राज्य की स्थापना। वास्तव में एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 31C, और 31C इंसर्ट करके ये व्यवस्था की गई थी जो अभी मैंने बताई। लेकिन आगे ये भी व्यवस्था इसी में कर दी गई थी कि अगर राज्य इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है, कोई विधि बनाता है, कोई कदम उठाता है, तो उसको इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वो अनुच्छेद 14, 19 या 31 में जो वर्णित मूलाधिकार हैं उसका उल्लंघन करते हैं। ये कहा गया था। और ये भी कह दिया गया था कि अगर ऐसा करती है सरकार तो इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। सरकार के इस कदम, अगर सपोज कर लीजिए सरकार इनको लागू करने के लिए कोई कदम उठाती है, कोई कानून बनाती है, और भले ही कानून जो हमने मूलाधिकार बताए उनसे कंट्राडिक्टरी हैं, उनसे विरोधाभासी हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो उल्लंघन के आधार पर इनको अवैध नहीं माना जाएगा और न्यायालय कोई अधिकार नहीं होगा कि उनकी समीक्षा करे और इनके बारे में टीका टिप्पणी करे या इनको असंवैधानिक घोषित करे। यानी एक तरीके से इस संदर्भ में सरकार ने न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है उसको छीन लिया था। आगे आप देखेंगे कि 24वें और 25वें संविधान संशोधन को केरल मठ के जो स्वामी थे केशवानंद भारती ने इसको चैलेंज किया। और सबसे महत्वपूर्ण वाद जो हम आपको बता चुके हैं, जिसमें भारत की अब तक सबसे बड़ी संविधान पीठ का गठन हुआ, और इस वाद में 25वें संविधान संशोधन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत समझने की चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के मध्य जो है वो सामंजस्य बनाइए, कोशिश करिए कि दोनों लागू हों और इस तरीके से लागू हों कि आपस में कोई अंतर्द्वंद ना रहे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि ठीक है, अगर आप 39 खा या गा
को लागू करने के लिए कोई विधि बनाना चाहते हैं और वो इन 3 मूलाधिकारों, जैसे मैंने बताया था कि 14, 19, 31, जो 31 तो बाद में समाप्त कर दिया गया, इसलिए बताइए 14 और 19, इन 3 मूलाधिकारों के कॉन्ट्रेरी भी है तो भी आप बना सकते हैं, आप बनाइए, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम किसी भी कानून का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो 25 में न्यायिक पुनरावलोकन को रिस्ट्रिक्ट किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और बाकी जो 31C का जो बाकी पार्ट था जो जोड़ा गया था उसको उन्होंने संवैधानिक मान लिया। और इस तरीके से इस निर्णय के बाद स्थिति ये है कि अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए सरकार कोई संविधान संशोधन करती है, यहाँ तक कि किसी मूलाधिकार में भी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है, तो सरकार ऐसा कर सकती है, संसद ऐसा कर सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि कुछ ऐसा ना करे जिससे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को हानि पहुँचती हो, जो संविधान का जो मूल ढांचा है वो नष्ट होता हो। यानी आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कोई विधि बनाती है, कोई कानून बनाती है, तो निश्चित रूप से वो बना सकती है, बस वो विधि जो है मूल ढांचे को नष्ट करने वाली ना हो। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन किया गया था। आप जानते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद के बाद, और इसमें ये कह दिया गया था कि सरकार किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए, यहाँ तो 25वें के द्वारा तो केवल एक तरीके से एक निश्चित सीमा के अंतर्गत कुछ की बात कही गई थी, और बाद में उन्होंने कहा कि किसी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए सरकार कोई भी कानून बना सकती है, और भले ही वो जो है मूलाधिकारों से असंगत हो, इन मूलाधिकारों से जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनसे असंगत हो, 14 से असंगत हो, तो सरकार ऐसा कर सकती है। और इस तरीके से जो 42वां संविधान संशोधन था, जिसकी अब बहुत सारी आलोचनाएं भी की जाती हैं, और बाकी बात वही कह दी थी कि इनको चुनौती नहीं दी जाएगी, तो कुल मिलाकर के 42वें संविधान संशोधन को, जिसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस संशोधन के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल को वरीयता दी जा रही थी, किस पर? फंडामेंटल राइट पर वरीयता दी जा रही थी। तो और ये कह दिया गया था कि कुछ निश्चित डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात ना करके ये कह दिया गया था कि सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए सरकार विधि बना सकती है, और उस विधि को फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी, उनको संवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। तो जब इसको मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ वाद में इसको चुनौती दी गई, तो इस प्रकार की जाने वाली व्यवस्था को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया, और ये कहा कि इनके बीच जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो एक तरीके से संतुलन है, एक दूसरे के जो पूरक हैं, ये संविधान का मूल ढांचा है। इनके बीच संतुलन की आवश्यकता है, ना कि एक दूसरे के ऊपर वरीयता देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, सरकार को एक मैसेज देने का प्रयास किया कि कोशिश करिए कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो कि जिसमें दोनों लागू किए जा सकें, दोनों को एक दूसरे से लड़ाइए मत, एक के ऊपर दूसरे को वरीयता मत दीजिए, क्योंकि ये वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं, और इनके मध्य जो है वो संतुलन ही हमारे देश को लोक कल्याण और विकास के पथ पर ले जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो हैं रथ के 2 पहियों के समान हैं, रथ के 2 पहियों के समान हैं। ये कहा कि रथ के जो हैं 2 पहियों के समान हैं, और जिस तरीके से रथ को चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दोनों पहियों की आवश्यकता होती है, इसलिए देश को आगे बढ़ने के लिए इन दोनों की ज़रूरत है।
और उन्होंने कहा, सीधा सीधा मैसेज दिया सरकार को। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई उक्त व्यवस्था को उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया और सरकार को बता दिया कि इनके मध्य संतुलन ही हमारे देश को विकास के पथ पर ले जा सकते हैं। इस तरीके से कंक्लूजन के रूप में आज स्थिति ये है, आप जान लीजिए कि वास्तव में चूँकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप जानते हैं कि उनमें भी संशोधन हो सकता है, बस मूल ढांचा नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मूलाधिकार संशोधित नहीं किए जा सकते, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भले ही वो न्याय योग्य नहीं हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लेकिन अगर जो है वो सरकार किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए कोई कदम उठाना चाहती है, कोई संविधान में संशोधन करना चाहती है, और उसके लिए सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी मूलाधिकार में भी संशोधन कर दे, लेकिन सीमित है। जैसा कि हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 31C का जो पार्ट सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक माना है, वो सरकार को ये हक देता है कि वो ऐसा कर सके। अब एक चीज़ इसमें हम थोड़ा आपको और बता दें, कई बार मेंस में क्वेश्चन आता है कि नीति के निर्देशक तत्व जो हैं वो एक सामाजिक प्रलेख हैं, सामाजिक चार्टर हैं, आर्थिक चार्टर हैं, आर्थिक दस्तावेज है, सामाजिक दस्तावेज है, सामुदायिक दस्तावेज है। आप देखेंगे कि वास्तव में जो हमारा आप 36 से 51 तक अगर मूलाधिकार पढ़ेंगे तो आप उनको अगर अलग अलग हेडिंग्स में बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। कुछ ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं जो आप देखेंगे कि सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, कुछ जो हैं वो सामुदायिक या सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आप कह सकते हैं गांधीवादी हैं, कुछ ऐसे हैं जो आर्थिक पक्ष पर ज़्यादा जोर देते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसा क्वेश्चन आए वैसा उत्तर आपको लिख देना है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी हैं जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो उदारवादी हैं। मैं एक उदाहरण देके इनको समझाने का प्रयास करूंगा आपको। जैसे जब हम ये कहते हैं कि जैसे हमने बताया था कि एक अनुच्छेद है 46 या अनुच्छेद 41 है, 47 है, बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं कि जब हम कहते हैं कि उनको अगर हम पढ़ेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे तो हम ये जान जाएंगे कि किसमें आर्थिक पक्ष प्रभावशाली है, किसमें सामाजिक पक्ष प्रभावशाली है और किसमें सामुदायिक पक्ष प्रभावशाली है। कौन आर्थिक समानता लाते हैं, कौन सामाजिक समानता लाते हैं। जैसे हम कहते हैं कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का राज्य प्रयास करेगा। तो जब हम लोक सहायता की बात करते हैं तो ये क्या है? जब हम लोक सहायता की बात करते हैं तो ये क्या है? ये सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम। ये हम क्या बात कर रहे हैं? सामाजिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम। जब हम ये कहते हैं कि राज्य, जैसे जब हम ये कहते हैं कि राज्य आय और अवसर की जो असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेगा, आर्टिकल 38 में कहा गया है। जब हम ये कहते हैं आर्टिकल 39 की तमाम बातें देखिए आप, जब हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष सभी को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का संकेत धन और जब ये कहते हैं हम कि राज्य अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन इस प्रकार करेगा कि धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, तो इस समय कहाँ ले जा रहे हैं? इस समय आर्थिक समानता की ओर ले जा रहे हैं, यानी ये आर्थिक प्रलेख है। ये
लेकिन आप देखिए, जब हम ये कहते हैं आर्टिकल आज कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा, जब हम ये कहते हैं आर्टिकल 43 में कि राज्य कुटीर उद्योगों की व्यक्तिगत और सहकारी तरीके से कुटीर उद्योगों की स्थापना का प्रयास करेगा, जब हम ये कहते हैं आर्टिकल 40 में कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार देगा कि वो स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें, जो हम ये कहते हैं, या जब हम ये कहते हैं आर्टिकल 48 में कि हम कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से संगठित करेंगे, और हम ये कहते हैं कि गाय, बछड़ों या अन्य दुधारू पशुओं को हम वध नहीं करेंगे, जब हम मद्य निषेध की बात करते हैं, तो ये सब क्या हैं? ये वास्तव में गांधी जी इन्हीं सब पर तो जोर देते थे। गांधी जी क्या करते थे? इन्हीं सब पर जोर देते थे, इन्हीं सब पर जोर देते थे। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम ये जो हैं एक तरीके से गांधी के विचारों से ओतप्रोत हैं ये। तो इस टाइप का जब भी कोई मेंस में क्वेश्चन आए तो आप आराम से देख लीजिएगा। आप अगर याद रखेंगे कि 38 में क्या है, 39 में क्या है, 40 में क्या है, 41 में क्या है, 42 में क्या है, 43 में क्या है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं आर्टिकल 44, तो ये क्या है? ये एक तरीके से सामाजिक प्रलेख है। आर्टिकल 44 क्या है? एक तरीके से सामाजिक प्रलेख है। आर्टिकल 44 क्या है? इस तरीके से आप कोई भी देख लीजिए। जब हम 48 का को देखते हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य जो है पर्यावरण का संरक्षण करेगा, संवर्धन करेगा और वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगा, तो ये कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसका लाभ पूरे समाज को होगा, इसका लाभ पूरे क्या उसको होगा? पूरे समुदाय को होगा। जो हम कहते हैं कि राज्य, आर्टिकल 49 की जब हम बात करते हैं और जब हम ये कहते हैं कि राज्य स्मारकों का, जो प्राचीन स्मारक हैं, प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन स्थान हैं, उनकी सुरक्षा का प्रयास करेगा, तो भी हम किसकी बात कर रहे होते हैं? इसका लाभ किसको मिलता है? पूरे समुदाय को मिलता है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलता है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सामुदायिक प्रलेख है। तो जब हम सामाजिक प्रलेख लिखने की आए तो हम उन मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे जिसमें समाज की बात की जा रही है, सामाजिक उपबंध है। जब हम आर्थिक प्रलेख की बात करेंगे तो हम उन चीज़ों पर जोर डालेंगे जो आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, जो आर्थिक रूप से देश और देशवासियों को समृद्ध बनाते हैं और आर्थिक असमानता को कम करते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। और जो हमारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, शिक्षा, खान पान, संस्कृति, रहन सहन, इनसे जुड़े जो अनुच्छेद हैं, तब हम उनको उसमें लिखेंगे जो हमें सामाजिक प्रलेख लिखना होगा। इस तरीके से आप, चाहे वो सामाजिक प्रलेख कहा जाए, चाहे आर्थिक प्रलेख कहा जाए, चाहे आर्थिक चार्टर कहा जाए, चाहे सामुदायिक चार्टर कहा जाए, चाहे गांधीवादी दर्शन के संबंध में कुछ लिखना हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय, हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयता की बात आ जाएगी, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 51 किस पर जोर कर देता है? हमारी विदेश नीति पर जोर देता है। हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय, हमारी जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत है, वो आर्टिकल 51 हमें कहाँ ले जाता है? वसुधैव कुटुंबकम की ओर ले जाता है हमें। हमारा प्राचीन जो वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, वास्तव में उसका दर्शन हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 51 में मिलता है। तो इस तरीके से जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही आपको लिख देना है। तो इस तरीके से ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल यहीं पर समाप्त होते हैं। इनको आप ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।